की जो सरकार ने 10 साल पहले दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें महिलाओं के सम्मान की बात कही गई थी, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात कही गई थी, जिसमें यह कहा गया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बर्बरता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया? कहां गया वो नारा? कहां गया अब महिलाओं का सम्मान? क्या महिलाएं सिर्फ सरकार के लिए, मात्र वोट बैंक के लिए ही हैं? उन्नाव रेप केस में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को राहत मिली तो राजनीति भी बेचैन हो उठी। करीब 8.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बलात्कार कांड हुआ। जब उस बेटी ने आवाज उठाई तो उसका सामूहिक बलात्कार कर दिया गया, उसके पिता की हत्या कर दी गई, बच्ची का एक्सीडेंट करा दिया गया, हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, उसको एम्स में भर्ती होना पड़ा। पर उस बहादुर बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, अदालत का दरवाजा खटखटाती रही, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी तक लिख डाली और दिल्ली में केस ट्रायल हुआ और उस बलात्कारी को एक नहीं बल्कि दो मामलों में सजा हुई। पहला ये कि रेप केस में ताउम्र की सजा और दूसरा बच्ची के पिता की हत्या मामले में 10 साल की सजा। यह आरोपी कोई आम आदमी नहीं था, बीजेपी का बहुत बड़ा नाम कुलदीप सेंगर, बीजेपी का उस वक्त का विधायक था। लेकिन अब अदालत ने इस आरोपी को यानी कुलदीप सेंगर को बलात्कार के मामले में जमानत दे दी है, एक बहुत बड़ी छूट दे दी है, ये कहते हुए कि ये तो पब्लिक सर्वेंट था ही नहीं। विधायक मतलब पब्लिक सर्वेंट है ही नहीं, और लड़खड़ाती जुबान, दिल में कसक और सिर्फ इंसाफ की दरकार। देश के दिल दिल्ली में सर्द हवाओं के बीच हाथों में तख्ती लिए बैठी उन्नाव रेप कांड की पीड़िता, जो आज भी सालों पहले हुए अपने साथ अपराधों के लिए इंसाफ मांग रही है। लेकिन इंसाफ तो भूल ही जाइए, पुलिस की बर्बरता जरूर मिली है। पुलिस प्रशासन पीड़िता को घसीटता रहा, उसे धक्के मारता रहा, गाड़ी में बैठा दिया। क्या इस देश में अब कोई अपनी आवाज भी नहीं बुलंद कर सकता है? क्या यह आजादी सिर्फ सत्ता में बैठे नेता और मंत्रियों की ही है, आम जनता की नहीं? और उत्तर प्रदेश में एक मंत्री साहब हैं जो कि ताल ठोक कर ये कहते हैं कि मैं गरीबों का हूं, यानी खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, पिछड़ी जातियों के हक के लिए खुद को खड़ा बताते हैं। लेकिन जब इन मंत्री साहब से इस मामले के बारे में पूछा गया तो उनको जैसे कोई चुटकुला याद आ जाता है, हंसी आती है। मंत्री ओपी राजभर को पीड़िता की बेबसी पर मजा आ जाता है, हंसी आती है। आप भी सुनिए जरा ये भाई। कैसे सुरक्षित रहेंगी? रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। दिल्ली से लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। तो सियासतदारों ने उन्नाव रेप केस मामले पर अलग अलग तरह से इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। इस मामले पर कांग्रेस और सपा दोनों ने ही बीजेपी पर निशाना साधा है। पीड़िता इंसाफ की आस में दिल्ली में धरने पर बैठी, लेकिन उसे भी धरने से हटा दिया गया। उन्नाव के इस बहुचर्चित रेप कांड से पूरा देश हिल गया था। एक विधायक पर लगे आरोप से हर कोई सन्न रह गया था। साल 2017 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे संगीन आरोपों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। और ऐसे में एक नजर डालते हैं इस पूरे केस की टाइमलाइन पर। उन्नाव रेप कांड एक बार फिर चर्चा में है। वजह आरोपित विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से इस केस में राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट से बेल मिलते ही इस केस की चर्चा हर जुबान पर है। साल 2017 सत्ता में नई भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती अपने ही विधायक के दामन पर लगे दाग को छिपाने की, साथ ही इस केस में कार्रवाई कर जनता के सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नजीर पेश करने की। ऐसे में समझते हैं इस पूरे केस की टाइमलाइन आखिर क्या है। उन्नाव रेप केस में कब क्या हुआ? 4 जून 2017 कुलदीप के घर पर रेप होने की खबर सामने आई। 11 जून 2017 पीड़िता गायब हुई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 20 जून 2017 पीड़िता औरैया के एक गांव में मिली। 3 जुलाई 2017 10 दिन बाद उसे परिवार को सौंपा गया। 3 जुलाई 2017 यानी उसी दिन एमएलए और उसके भाई पर केस दर्ज करने की मांग की गई। 24 फरवरी 2018 पीड़िता की मां कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 3 अप्रैल 2018 कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई की। 3 अप्रैल 2018 पीड़िता के पिता की पिटाई करके पुलिस को सौंपा गया। 5 अप्रैल 2018 लड़की के पिता को जेल भेज दिया गया। 8 अप्रैल 2018 सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। 9 अप्रैल 2018 पीड़िता के पिता की मौत हो गई। 10 अप्रैल 2018
पीड़िता के पिता के शरीर पर 14 जगह चोट के निशान मिले और ये पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ था। 12 अप्रैल 2018 पीड़िता का केस सीबीआई को सौंप दिया गया और 13 अप्रैल 2018 जब सीबीआई ने कुलदीप को हिरासत में लिया था। 11 जुलाई 2018 सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर की। 13 जुलाई 2018 दूसरी चार्जशीट दायर हुई, कुलदीप पर गाज गिरी। 28 जुलाई 2019 पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हुआ और हादसे में उसकी चाची और उसकी मौसी की मौत हो गई। 14 अगस्त 2019 पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप पर आरोप तय हुए। 11 अक्टूबर 2019 पीड़िता की कार पर हमले के मामले में चार्जशीट दायर हुई। 16 दिसंबर 2019 कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया। 20 दिसंबर 2019 कुलदीप को उम्र कैद की सजा। 23 दिसंबर 2025 कुलदीप को हाई कोर्ट से जमानत। कुलदीप सिंह सेंगर को ऐसे जघन्य अपराध में राहत मिलने पर एक बार फिर से देश की जुडिशरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल मंत्र है, न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। लेकिन जब उन्नाव बलात्कार मामले के मुख्य दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कई कानूनी आधारों पर अदालती राहत मिलती है तो जनमानस में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या न्याय की देवी की आंखों पर बंदी पट्टी रसूखदार और रंग के बीच का अंतर नहीं देख पा रही। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखिए, एक तरफ सरकार ये नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से इस नारे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो नारा 10 साल पहले दिया गया था, जहां पर बात की जाती थी महिला सम्मान की, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से जो एक पीड़िता है वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है। जो तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से आपने भी देखा कि दिल्ली में जो 3 महिलाएं थी, जिसमें से एक पीड़िता थी, एक उसकी मां थी और जो तीसरी महिला थी वो समाज सेविका थी, किस तरीके से न्याय की आवाज उठा रही थी, लेकिन उसको आवाज तक उठाने का हक नहीं दिया गया। वो भी हक इनसे छीन लिया गया। कैसे वहां पर प्रशासन पहुंचता है, कैसे पुलिस बर्बरता करती देखी जाती है, कैसे उनको धक्का दिया जाता है, गाड़ी में बैठा दिया जाता है जबरन, तमाम ये जो तस्वीरें आई। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये कि आखिर जो बीजेपी का विधायक था उस वक्त का कुलदीप सेंगर, आखिर कैसे पूरी तरीके से एक बड़ी प्रोटेक्शन मिलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से तस्वीरें देखिए, प्रदर्शन कर रही हैं शांति से बैठकर, कोई शोर नहीं, किसी भी तरह का ऐसा भी नहीं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में तमाम बड़े सवाल खड़े करती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ अभी आपने भी देखा किस तरीके से बीजेपी में जो मंत्री हैं ओपी राजभर, कैसे उनको हंसी आती है, कैसे जिस तरीके से दयाशंकर मिश्रा का ही देख लीजिए, अब बयान जो सामने आया वो ये कहते हैं कि सेंगर की जमानत का स्वागत है। तो तमाम ऐसे बयानबाजी देखी जा रही है और ये तमाम तरह के सवाल की पीड़िता को कैसे एक तरफ दुत्कारा जा रहा है, लेकिन रेपिस्ट का कैसे सत्कार किया जा रहा है। तो उन्नाव रेप केस में कब क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। 4 जून 2017 में कुलदीप के घर पर रेप हुआ। 11 जून 2017 को पीड़िता गायब हुई, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हुई। 20 जून 2017 को पीड़िता औरैया के एक गांव में मिली। 3 जुलाई 2017 को 10 दिन बाद उसे परिवार को सौंपा गया। 3 जुलाई 2017 को एमएलए और उसके भाई पर केस दर्ज करने की मांग की गई। 24 फरवरी 2018 को पीड़िता की मां कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची और 3 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई की। 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की पिटाई करके पुलिस को सौंपा गया। 5 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता को जेल भेज दिया गया। 8 अप्रैल 2018 को सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की गई। 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की मौत हो गई। 10 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता के शरीर पर 14 जगह पर चोट के निशान भी मिले थे। 12 अप्रैल 2018 को पीड़िता का केस सीबीआई को सौंपा गया। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने कुलदीप को हिरासत में लिया। 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट भी दायर की। 13 जुलाई 2018 को दूसरी चार्जशीट दायर हुई। कुलदीप पर गाज गिरते हुई नजर आई। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हो गया। 28 जुलाई 2019 को हादसे में चाची की भी मौत हुई और 14 अगस्त 2019 में पीड़िता के पिता की मौत के मामले आरोप तय करते हैं। 11 अक्टूबर 2019 को पीड़िता की कार पर हमले के मामले में चार्जशीट
दायर की गई। 16 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया। उसके बाद 20 दिसंबर 2019 को कुलदीप को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 23 दिसंबर 2025 को कुलदीप को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। तो ये उन्नाव रेप केस की पूरी टाइमलाइन है। तो देखिए, आज की जो डिबेट है वो इसी पर है कि आखिर उस नारे का क्या हुआ, कहा गया महिलाओं का सम्मान जिसकी बात सरकार करती गई, कहा गया महिला सशक्तिकरण का तमाम ऐसे उदाहरण जो सरकार पेश करती रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तमाम ऐसे नारे दिए गए, हर मंच पर खड़े होकर कैसे इस पर बात करते हुए सरकार नजर आती थी, महिलाओं के सम्मान की बात कही जाती थी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही जाती थी। और देखिए, यह भी कहा गया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की जो बर्बरता है उसको बिल्कुल भी इस सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह कि क्या सिर्फ महिलाओं को मात्र वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है? अब वो नारे कहां गए? क्या वो याद नहीं है सरकार को? किस तरीके से पीड़िता दर दर के लिए भटक रही है, उसका परिवार भटक रहा है, लेकिन न्याय तो छोड़िए, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई कैसे वो जमानत पर छूट आया है? बहुत बड़ा सवाल ये कि क्या अपने हक की आवाज उठाने का भी हक जनता को नहीं है? क्या उस पीड़िता को नहीं है? जैसे वो दिल्ली में बैठकर प्रदर्शन करती हुई वो 3 महिलाएं चुपचाप हाथ में एक तख्ती लेकर नजर आई, एक पोस्टर लेकर नजर आई जिसमें लिखा था कि आखिर रेपिस्ट बाहर क्यों है, ये कैसा न्याय है। उसके बाद देखिए कैसे वहां पर प्रशासन पहुंचता है सरकार का और कैसे बर्बरता की तस्वीरें वहां से सामने आती है और तमाम तरह के सवाल इस पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। ओपी राजभर का भी अभी आपने बयान सुना, बयान तो छोड़िए, उसमें बयान तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, मात्र सिर्फ हंसी आ रही थी। कैसे पीड़िता की बेबसी पर मंत्री साहब को हंसी आती है, कैसे दयाशंकर मिश्रा सेंगर की जमानत का स्वागत करते हुए नजर आते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, यह कहा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट तो कोई विधायक होता ही नहीं है। तो तमाम तरह के ऐसे आरोप, तमाम तरह के ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए और कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए। राहुल गांधी का यह कहना था कि हम पीड़िता को न्याय दिला के रहेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पीड़िता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब इस वक्त यह है कि सड़क पर पीड़िता और कैसे कटघरे में इस वक्त इंसाफ नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार का ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे जो काम किया जा रहा है दरिंदुओं को बचाने का, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है। न्याय व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त है, उसकी तस्वीरें, उसका उदाहरण आज उन्नाव रेप केस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे जघन्य अपराध को देखिए पेश करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, आरोपी किस तरीके से मस्त घूम रहा है उसकी भी ये तस्वीरें और तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के आरोप बिल्कुल इस पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार से भी एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर कौन इनको संरक्षण दे रहा है, समाज पे इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है? कहां गया वो नारा जो सरकार ने 10 साल पहले दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक के लिए क्या सरकार इस्तेमाल कर रही है? उन्नाव रेप कांड एक बार फिर चर्चा में है। वजह आरोपित विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से इस केस में राहत मिल चुकी है। हाईकोर्ट से बेल मिलते ही इस केस की चर्चा हर जुबान पर है। साल 2017 सत्ता में नई भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। चुनौती अपने ही विधायक के दामन पर लगे दाग को छिपाने की, साथ ही इस केस में कार्रवाई कर जनता के सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नजीर पेश करने की। ऐसे में समझते हैं इस पूरे केस की टाइमलाइन आखिर क्या है। उन्नाव रेप केस में कब क्या हुआ? 4 जून 2017 कुलदीप के घर पर रेप होने की खबर सामने आई। 11 जून 2017 पीड़िता गायब हुई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 20 जून 2017 पीड़िता औरैया के एक गांव में मिली। 3 जुलाई 2017 10 दिन बाद उसे परिवार को सौंपा गया। 3 जुलाई 2017 यानी उसी दिन एमएलए और उसके भाई पर केस दर्ज करने की मांग की गई। 24 फरवरी 2018 पीड़िता की मां कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 3 अप्रैल 2018 कोर्ट ने पीड़िता की अर्जी पर सुनवाई की। 3 अप्रैल 2018 पीड़िता के पिता की पिटाई करके पुलिस को सौंपा गया। 5 अप्रैल 2018 लड़की के पिता को जेल भेज दिया गया। 8 अप्रैल 2018 सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। 9 अप्रैल 2018
पीड़िता के पिता की मौत हो गई। 10 अप्रैल 2018 पीड़िता के पिता के शरीर पर 14 जगह चोट के निशान मिले और ये पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ था। 12 अप्रैल 2018 पीड़िता का केस सीबीआई को सौंप दिया गया और 13 अप्रैल 2018 जब सीबीआई ने कुलदीप को हिरासत में लिया था। 11 जुलाई 2018 सीबीआई ने पहली चार्जशीट दायर की। 13 जुलाई 2018 दूसरी चार्जशीट दायर हुई, कुलदीप पर गाज गिरी। 28 जुलाई 2019 पीड़िता की कार का एक्सीडेंट हुआ और हादसे में उसकी चाची और उसकी मौसी की मौत हो गई। 14 अगस्त 2019 पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप पर आरोप तय हुए। 11 अक्टूबर 2019 पीड़िता की कार पर हमले के मामले में चार्जशीट दायर हुई। 16 दिसंबर 2019 कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया। 20 दिसंबर 2019 कुलदीप को उम्र कैद की सजा। 23 दिसंबर 2025 कुलदीप को हाई कोर्ट से जमानत। कुलदीप तो आज की हमारे साथ खास चर्चा में पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े हुए हैं। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भावेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। भावेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले भावेंद्र जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है उन्नाव रेप केस को किस तरीके से उस पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात का भी है कि आखिर इंसाफ के लिए जो पीड़िता है वो कैसे दर दर की अब ठोकरें खा रही है, कैसे जो कुलदीप सेंगर है उसको जमानत पर कैसे छोड़ दिया गया, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, लगातार इस पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है सरकार पर। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जो सर्वाइवर है उसके लिए परेशानी है। ऐसी कानून के दृष्टि से आप देखेंगे तो कतई ऐसा नहीं है। मामला क्या कहते हैं, रेप का था। रेप के केस के बाद उसमें एक मामला और जुड़ा कि पीड़िता के पिता के ऊपर हमला हुआ है। उसके ऊपर हमला हुआ, पहले उस पर आया है कोर्ट का निर्णय। कोर्ट के निर्णय के बाद जब दोबारा 4 दिन बाद उसके ऊपर पॉक्सो की सजा का सुनाया गया है। निर्णय में थोड़ी सी देर आने का कारण ये नहीं है कि इसमें कानून ने लेट किया है। इसमें दोनों पक्ष, सर्वाइवल पक्ष सिर्फ इमोशनल ग्राउंड पे जा रहा था और बाकी कानून ने सुनवाई करने में थोड़ी सी देरी जरूर की। बात आपने अब सवाल की बात करूंगा। आपने कहा कि पीड़िता को दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। पीड़िता, देखिए, एक कोर्ट जब आपको सजा देती है उसके ऊपर दूसरी कोर्ट आपके लिए है। आप उच्च अदालत पे जाके इसकी वो कर सकते हैं, आप इसकी पैरवी करिए, और जब आप पैरवी इसकी उच्च अदालत में करेंगे तो आप मामला आगे की अदालत बताएगी क्या करना है। ठीक है विवेक जी। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है ये कहीं ना कहीं, पहली बात तो सब जुडिस मैटर है, और सब जुडिस मैटर होने के कारण इसमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा कि कोर्ट अगर कोई आदेश दे रहा है, कोर्ट अगर कोई आदेश जारी कर रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं न्यायिक दृष्टिकोण का मामला बनता है। और उससे बड़ी बात पे कोर्ट ने ये माना कि लगभग 7 वर्ष से अधिक की वो शायद जेल में रह चुके थे, सजा काट चुके थे, तो कोर्ट ने ये माना है इसमें, चूंकि इसमें कुछ धाराओं को जो है इसमें रिमूव किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया है, इस बात पे थोड़ा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यह है कि इस निर्णय को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है, इसमें पूरी तरह रिलीफ नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो उनकी अपील लंबित है, उस अपील के लंबित रहने तक की अवधि तक इस सजा को स्थगित किया गया है। तो ये तो कोर्ट की बात हो गई। लेकिन अगर न्यायिक प्रक्रिया के अलावा जब हम देखते हैं कि जिनकी जिम्मेदारियां थी इस केस में पैरवी करने की, सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है पीड़िता की तरफ से। जब कोई भी इस तरह के मामले होते हैं, गंभीर मामले होते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टेट का बहुत बड़ा इन्वॉल्वेशन होता है। और स्टेट का दायित्व होता है कि वो अगर अपराधी घोषित होता है तो अपराधी को सजा दिलाए। तो इसमें कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि जिस तरह की कानून व्यवस्था की बात आ रही है सामने, जिस तरह से इसमें सीबीआई का जब इन्वॉल्वेशन हुआ था, तो सीबीआई ने उस समय जो पैरवी, जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और जिस तरह की जांच की जा रही थी, उसमें 5 राजपत्रित अधिकारियों पे कार्रवाई करने की भी संस्तुति सीबीआई ने की थी। तो कहीं ना कहीं इससे एक संदेश ये जा रहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो शायद बायस्ड हो रही है या उसको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीआई की फाइंडिंग्स में ये चीज आई थी। दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश एक मुझे लगता है कार्यपालक डीजीपी के माध्यम से संचालित होगा, तो ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा कि कानून व्यवस्था उत्कृष्ट हो, उत्तम हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इस पर भी चर्चा होना बहुत आवश्यक है। भाई, ये कैसे स्पष्ट होगा कि उत्तर प्रदेश में
जो कृत्य किए जा रहे हैं या जो अपराध हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी है, ये कौन तय करेगा। और उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को लेकर के जब भी मैं बात करता हूं, देखिए एक बात मैं हमेशा कहता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही लचर है, वो ध्वस्त है, एक तरह से मेरी नजर में तो ध्वस्त है। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पे जो बॉर्डर स्कीम लगाई गई है, जिसमें कि आप अपने किसी भी एक जिले से स्थानांतरित करके, जो प्रावधान होना चाहिए था कि तरीके से तो इसको दंडात्मक स्वरूप में लागू करना चाहिए था, लेकिन इसको जिस तरह से लागू किया गया है उसमें आप एक जिले से उठा करके आप 6, 7, 8 जिले के भी आगे भेज दे रहे हैं। 600, 700 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिल रही है। जब एक कानून व्यवस्था का जिम्मेदार, जिसको कि कानून व्यवस्था के मसले पे समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, जब वो 700-800 किलोमीटर कहीं पोस्टेड होता है, मेरठ का बच्चा अगर इलाहाबाद जाता है या बुंदेलखंड के बच्चे को उठा के आपने गाजियाबाद भेज दिया, तो आप एक बात समझिए, ये सिपाही या अधिकारी या जो पुलिस वाले हैं ये हमारे परिवारों से ही निकलते हैं। तो जिसकी जो सामाजिक संस्कार की परिधि है वो उसके क्षेत्रीय अनुपात के अनुसार होती है। अब इसमें एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि आप बुंदेलखंड के लड़के को आपने पूर्वांचल भेज दिया, वो जिस दिन वहां ज्वाइन करेगा आप उससे उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद तो उसी वक्त से करेंगी कि भाई वो इंस्पेक्टर बन के आया है, वो सिपाही बन के आया, वो कांस्टेबल बन के आया, क्योंकि कार्यकारी बल, जांच का दायित्व तो कार्यकारी बल का होता है। आप कभी किसी राजपत्रित अधिकारी को, आईपीएस को, शायद ही किसी जांच में इन्वॉल्व होते सीधे देखे, जब तक वो बहुत हाई प्रोफाइल मामला ना हो। लेकिन जो कार्यकारी बल होता है वो जांच का दायित्व तो उसके ऊपर होता है। जब उसको वहां का क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण नहीं पता, क्षेत्रीय भाषा शैली का ज्ञान नहीं है, जब उसको वहां के क्षेत्रीय राजनीतिक आपराधिक समीकरण का ज्ञान नहीं है, वो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है, तो आप मुझे बताइए जिम्मेदारी से कि वो क्या जांच करेगा, वो क्या पुलिसिंग करेगा और वो कैसे उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कर पाएगा, जब उसको उस क्षेत्र के बारे में पूरी भौगोलिक जानकारी के साथ सांस्कृतिक जानकारी कोई उसको आइडिया ही नहीं उस क्षेत्र का। लेकिन केवल और केवल भ्रष्टाचार पनप, जो आंतरिक विभाग का भ्रष्टाचार है वो संचालित होता रहा है। और पुलिसिंग के मामले में सबसे बड़ा दायित्व होता है मनोविज्ञान का। जब कोई जांच अधिकारी जांच करता है तो बारीकियों पे जांच करनी होती है, किसी भी प्रकरण की बारीकियों पे जांच करनी होती है। जब वो मस्तिष्क से ही अस्वस्थ है तो वो जांच क्या करेगा। इसी बात को सीबीआई ने अपने उसमें कोट किया था कि 5 राजपत्रित अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी सामने आई थी, जिसपे कि उन पे कार्रवाई करने की संस्तुति गई थी, ये आधार था उसका। अब मुद्दे की बात यह है कि जो उन्नाव रेप कांड में हुआ है, अगर पीड़िता शांतिपूर्ण धरने के लिए दिल्ली में बैठी थी, बिल्कुल, तो जिस तरीके से उसके साथ कृत्य किया गया और जिस तरीके से उसको उठा के ले जाया गया, पहली बात तो संविधान में ये कहां लिखा है कि कोई शांतिपूर्ण रूप से धरना नहीं दे सकता? ये कहां लिखा है? ये सरकारें तय करेंगी। संविधिक अधिकार को अब सरकारें अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से तय करेंगी। एक इस पे भी चर्चा होनी आवश्यक है। दूसरी बात, अगर नारी उत्पीड़न का कोई मामला, मैं कहता हूं वो कोर्ट में लंबित है, ठीक है, हम कोर्ट की जो कोर्ट का जो भी व्यवस्था दी जा रही है हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि कोर्ट गुण दोष के आधार पर निर्णय करेगा। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट के निर्णय के आने के बाद जब मीडिया सवाल पूछती है एनडीए के घटक दल से और उसके जिम्मेदार नेता इस तरह से ठिठोली हंसी हंसते हैं, तो आपको लगता है कि वहां पे वो एक मानवीय आचरण था, वो एक संवेदनशील आचरण था? मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि राजनीति में जो राजनीतिक लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं मर्यादा, कहीं ना कहीं संवेदनशीलता, इसका अभाव दिख रहा है। और यही कारण है कि भारत की राजनीति पतन की ओर जा रही है। राजनीति उत्कृष्ट दिशा में, कहीं विकास की राजनीति की तरफ नहीं बढ़ रही, ये कहीं ना कहीं पतन की राजनीति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस बात को और इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है और इस पर जितनी जल्दी सरकार सत्ता में रह के, जो भी राजनीतिक दल हो, देखिए कानून व्यवस्था हर राजनीतिक दल के लिए समस्या है, हर राजनीतिक दल के सरकारों में जब वो सत्ता में आते हैं उनके लिए एक चुनौती के समान है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और कम से कम मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग विशेष करके, अभी 2 दिन पहले केजीएमयू का प्रकरण हुआ था जिसमें महिला आयोग की सदस्य ने, उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी की मुस्कुराहट को देखकर भी क्या वो ये वक्तव्य देंगी? ये सवाल तो खड़े होंगे ना। हमारे देश में जिस तरह से महिला का सम्मान करने की बात होती है और जिस तरह से आज ये दृश्य सामने आ रहा है, यही प्रकरण नीतीश कुमार में हुआ, पूरी भाजपा खड़ी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, तो देखिए मुझे क्योंकि लगता है बड़ा सवाल तो सवाल ये उठेंगे। कि जो आप जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि इस पर सवाल तो उठेंगे और लाजमी भी है सवाल उठना, क्योंकि देखिए महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी खुद ये बात कहती है कि जितनी हमने उठाई है उतनी ना तो समाजवादी पार्टी ने उठाई है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने उठाई है। खैर, इसी पर जवाब लेना चाहूंगी विकास जी से। विकास जी, सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या अब अपने हक की आवाज उठाना भी क्या गैर कानूनी हो गया है क्या?
अधिकार नहीं है क्या कि वो अधिकार छीन लिया गया है लोगों से, जनता से, पीड़िता से? 3 महिलाएं, सिर्फ 3 महिलाएं, जो एक पीड़िता थी, एक उसकी मां थी और एक समाज सेविका थी, वो चुपचाप से बैठी होती हैं, बस एक पोस्टर लेती हैं, A4 साइज पेपर का एक छोटा सा पोस्टर लिए होती हैं, और उस पर भी इतना ऐतराज हो जाना पुलिस प्रशासन को, किस तरीके से उठा के लेकर चले जा रहे हैं उनको, धक्का मुक्की हो रही है। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को जमानत मिलना, उनकी सजा को सस्पेंड करना और उसके बाद उस पीड़िता का वह दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करना और उस पर लगातार सवाल उठना, आपने भी उस वीडियो को देखा होगा। और प्रिया जी, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से समझता हूं कि मुझे लगता है कि इस पैनल में बैठे हुए, चाहे हमारे विधि के जानकार हमारे साथी विवेक पांडे जी हो, चाहे हमारे एक और विश्लेषक साथी हो, उन सबसे ज्यादा अगर उसका दर्द, उसकी पीड़ा को कोई समझ सकता है तो प्रिया जी, एक महिला होने के नाते आपसे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। और मुझे लगता है कि किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शन करना उसका अधिकार है, ठीक है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना पड़ेगा कि लगातार आपने उस वीडियो को भी देखा होगा प्रिया जी, कि पुलिस उनसे रिक्वेस्ट भी कर रही है, लगातार कह रही है कि प्लीज आप ऊपर बैठ जाइए, निवेदन भी कर रही है। और उसके बाद जब वो एक जो सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ बैठी हुई थी, उन्होंने उनसे कहा कि नहीं आप ऊपर बैठ जाइए, तब वो बैठी। अब देखिए, इसमें 2-3 बुनियादी चीजें भी हैं कि आप प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे थे, सरकार के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, या कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। देखिए, कोर्ट के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन से अलावा भी कई विकल्प उपलब्ध हैं। कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, क्योंकि हमारे विधि के साथी हमारे विवेक जी इस विषय पर बेहतर बताएंगे आपको कि कोर्ट के निर्णय के खिलाफ तो आप सर्वोच्च अदालत भी जा सकते हैं, वहां जाकर के आप इसकी अपील कर सकते हैं। और दूसरी बात, देखिए, कोर्ट ने जो ग्राउंड बनाया, उस ग्राउंड में था, जहां तक मेरी जानकारी है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कोई 1997 का कोई फैसला था, उसको आधार बना करके कहा गया था, और जिसको कोर्ट में जो कुलदीप सेंगर के वकील थे, उन्होंने उस पे ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने जो तर्क दिए, उनसे कन्विंस होकर के हाई कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दिया और उन्होंने उस सजा को केवल सस्पेंड किया है। जैसा कि हमारे विवेक भाई ने भी बताया कि उस सजा को केवल सस्पेंड किया गया है। उसके बाद वो बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अभी उनके जो पिता का केस था, जो पिता की हत्या हुई जेल में रहते हुए, तो शायद 120 बी के मुजरिम कुलदीप सेंगर थे, तो उसमें भी उन्हें 10 वर्ष की सजा हुई है। तो अब और उसमें भी जब उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की उस सजा के खिलाफ जा करके, लेकिन हाई कोर्ट में भी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं मिली और उस सजा को बरकरार रखा गया है। तो अभी वो बाहर नहीं आने वाले हैं, कि जहां तक मेरी जानकारी है, तो बाहर वो आने वाले नहीं। अभी पीड़िता के पास भी और सीबीआई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके खिलाफ, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। महिला सम्मान की बात जितनी भारतीय जनता पार्टी ने की है, उतनी शायद ही किसी पार्टी में की गई हो। आप खुद ये बात कहते हैं कि भाई हम ही ने खाली महिला सम्मान का बात किया है, जिक्र किया है, हर जगह महिला सम्मान, और यहाँ तक कि नारा भी दे दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारे क्या कहाँ चले गए हैं? महिला सम्मान क्या दिख नहीं रहा है? ओपी राजभर किस तरीके से हंस रहे होते हैं जब उनसे सवाल किया जाता है इस पूरे मामले पर। दयाशंकर मिश्रा सेंगर की जमानत का स्वागत करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये क्या हंसी का टॉपिक था क्या? ये चुटकुलेबाजी चल रही थी क्या वहां पर? हंसी किस नहीं, बात देखिए जी, जिस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि को छोड़िए, एक सामान्य व्यक्ति को भी ऐसी स्थिति में इस तरीके का हास परिहास करने का कतई अधिकार नहीं है। और मैं इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से भी ये कहता हूं कि बेहद असंवेदनशील रवैया है। और किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे आप तो ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको तो हर पल मीडिया देखती है और आपके अपने एक फैन फॉलोइंग है, तो मुझे लगता है कि इस पर आपको बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अगर इस तरीके का रवैया कोई भी व्यक्ति हो अगर अपनाता है, तो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पर निंदनीय है। ऐसा रवैया किसी भी व्यक्ति को नहीं। ऐसे मंत्रियों को क्या शर्म नहीं आती है क्या? कुछ भी बयानबाजी। इससे पहले भी देखा गया कैसे नीतीश कुमार के जब हिजाब वाला मामला सामने आया था, उस पर इस तरीके की बयानबाजी, अरे हिजाब ही तो छुआ है, हिजाब ही तो हटाया है, कहीं और छू लेते तब किस तरीके से बतंगड़ बनाते। ये क्या, ये महिला सम्मान है आपका? इसी महिला सम्मान की बात सरकार करती है? नहीं, देखिए, महिला सम्मान की बात अगर इन लोगों से आप तय करेंगे पूरी सरकार को, तो मुझे लगता है बेईमानी होगी। कई ऐसे निर्णय रहे हैं जो सरकार ने किए हैं। अब जैसे इसी कुलदीप सेंगर का केस ले लीजिए आप, 2017 के आसपास का ये मामला है और 2019 में कुलदीप सेंगर को सजा दिला दी गई।
और सजा दिला करके उम्र कैद की सजा दिलाई गई। ये पैरवी थी जो सरकार की तरफ से भी, जो अधिवक्ता गण थे, जो लगे हुए लोग थे, उन्होंने भी बाकायदा इसकी पैरवी की और पैरवी करने के बाद उसे अंजाम तक पहुंचाया 2 साल के अंदर। और मैं बहुत माफी के साथ कहता हूं कि आपको भी ये मालूम होगा कि पूर्ववर्ती समय में सजा दिलाना कितना कठिन हुआ करता था। सहारनपुर की घटना ले लीजिए, चाहे बुलंदशहर की घटना ले लीजिए, चाहे कुशीनगर की घटना ले लीजिए, यहाँ बलात्कार के जितने भी पीड़ित मामले थे, यहाँ पर 6 महीने से भी कम समय में हमने ट्रायल पूरा करके ट्रायल कोर्ट में सजा दिलाने का काम किया। तो सरकार गंभीर है, ऐसा नहीं कि सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये हमारे लिए भी कितना गंभीर है, कौन से बयान सामने आ रहे हैं वो तो आप खुद ही देख रहे होंगे, चाहे नहीं, बयानों को लेकर के बयान हो या फिर ओपी राजभर का बयान हो, कितना सीरियस है इस टॉपिक को लेकर वो तो इन बयानों से ही साफ समझ में आता है। नहीं प्रिया जी, मैंने कहा ना आपको कि आप इनके केवल बयानों से ये नहीं मान सकते कि सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें। उनके बयान निश्चित तौर पर निंदनीय है। मैंने फिर कहा आपको कि एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए, ना भी आप महत्वपूर्ण पद पे बैठे हो, एक सामान्य व्यक्ति को भी ऐसा असंवेदनशील रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है विवेक जी। देखिए, एक बात तो पहले स्पष्ट होना चाहिए कि ये पूरा प्रकरण 17-18 का है और पीड़िता ने 17 में बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने महीनों तक कुलदीप सेंगर का नाम एफआईआर में नहीं दर्ज किया था। 18 में जब उसने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया और उसके पिता की जब जेल में मौत हो जाती है, तब जाकर के जनहित याचिकाएं दायर होती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में रायबरेली में जब एक्सीडेंट वाला मामला सामने आता है, तब जाकर के रंजन गोगोई थे उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। तो इसमें यह कहना कि राज्य सरकार की बड़ी स्पष्ट और स्वच्छ भूमिका थी, इस बात को मैं सीधे सीधे नकारूंगा, क्योंकि तथ्यों के आधार पे राज्य सरकार की भूमिका उस समय केवल और केवल एक तरफ से पक्ष को दबाने की थी। और ये पूरे सोशल डोमेन में है, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये तो तथ्यात्मक आरोप है, क्योंकि ये आरोप भी नहीं है, ये तो प्रामाणिक वक्तव्य है। क्योंकि रंजन गोगोई जी का अगर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो मुझे लगता है कुलदीप सिंह सेंगर का इसमें नाम भी नहीं होता। क्योंकि ये सोचने वाला विषय है कि जिस तरह से हमारे मित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं तो ये पूछूंगा ना कि लचर स्टेट की जिम्मेदारी है कार्रवाई को अंजाम देना। अब जो हमारे मित्र ने एक बात कही उसको मैं थोड़ा तथ्यात्मक रूप से सही कर दूं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग विधायक को लोक सेवक माना जाता है। इस पूरे मामले में जो एक महाराष्ट्र का AR अंतुले बनाम RS नायक 1984 का जो जजमेंट है, उसमें लोक सेवक की परिभाषा को स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया गया है, जिसमें IPC 21 के तहत एक विधायक लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है। इसी को आधार मान करके इनकी ये जो एंट्री, जो भी इनको राहत दी गई है, ये ग्रांट की गई है। अब मुद्दे की बात यहां पे ये आती है कि अगर विधायक लोक सेवक की परिधि में नहीं आता है, तो आदरणीय हमारे पत्रकार महोदय भी वो भी स्थिति स्पष्ट करेंगे, अगर विधायक लोक सेवक की परिधि में नहीं आता है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जितने मामले विधायक नेताओं पे चल रहे हैं, मुझे लगता है उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। कोर्ट का समय क्यों खराब किया जा रहा है? फिर जो MP MLA कोर्टों में इस तरह के मामले हैं या करप्शन के मामले जो चल रहे हैं, या ED जिन मामलों में इस तरह के लोगों को, विपक्षी नेताओं को फंसा रही है, जो विधायक इसमें कन्विक्टेड हो रहे हैं या जिन विधायकों पे ऐसे मामले चल रहे हैं, अगर वो लोक सेवक नहीं है तो उनको ड्रॉप कर दीजिए ना, समय बचेगा, पैसा बचेगा। क्या जरूरत है फिर उन लोगों पे मुकदमे चलाने की? यहां तो दो तरफा बात होगी। देखिए, यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करना था, ये इस बात को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। यहाँ पे पैरवी की जिम्मेदारी स्टेट की थी और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि इस मामले को अगर 1984 का एक जजमेंट ला करके इस चीज को अगर वेरीफाइड किया जा रहा है, इस चीज को वहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि स्टेट क्या कर रहा था। स्टेट को इसको डिफेंड करना चाहिए था, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। कम से कम डिफेंड भी करते अच्छे से, वो बात भी अगर मंच पे सामने आती तो कहीं ना कहीं ये केस मजबूत बनता या इनकी स्थिति स्पष्ट होती। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसको जस्टिफाई किया जा रहा है या कोर्ट ने जो नजरिया रखा अपना, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जितने भी करप्शन के मामले चल रहे हैं विधायकों पे, सबको ड्रॉप कर दीजिए। बिल्कुल, क्या जरूरत है फिर इन मामलों को चलाने की? ठीक है भौमेन जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए ट्रायल कोर्ट की, तो ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जो पॉक्सो एक्ट की धारा 5P थी उसके तहत ये सजा सुनाई। लेकिन अब जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है, हालांकि सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पॉक्सो एक्ट की धारा 5P है, उसमें उस व्यक्ति को सजा दी जाती है, उस पर प्रावधान है कि सजा मिलनी ही मिलनी है पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी, ऐसे पद पर व्यक्ति जो बैठा हो, जिस पर भरोसा हो, जिसके पास ताकत हो, यह विधायक था। लेकिन अब इसको ये कह दिया गया है कि ये इसमें नहीं आता है। तो इस पर भी देखिए तमाम तरह के बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं कि अगर जो विधायक है, जो MLA है, अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो भाई सरकारी खजाने से क्यों वो तनख्वाह उठा रहा है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 1997 में एक आदेश हुआ था जिसमें ये माना गया था कि विधायक को लोक सेवक माना जाएगा। देखिए, लोक सेवक मानने के लिए अभी आप क्या विवेक जी ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इस एक्ट में क्या हुआ कि एक दो जरूर मुकदमे ऐसे हुए हैं जो एमपी एमएलए कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में गए, वहां चैलेंज हुए, वहां से वापस भेजे गए, तो मैं वहां एक दो केस कह सकते हैं। लेकिन 1997 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसमें विधायक को लोक सेवक माना है, उसमें लोक सेवक माना है, और लोक सेवक के यदि वो लोक सेवक हैं तो लोक सेवक के आधार पर ही उनको सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ सरकार के फेल पास में विवेक जी की बात, विवेक जी ने कहा कि यहाँ जो क्या कहते हैं सीबीआई एक जगह फेल, सीबीआई ने कहा कि 5 राजपत्रित अधिकारियों को उसने दोषी ठहराया। ये बताइए, इन्होंने उसका आधार बताया ट्रांसफर पोस्टिंग का किसी जांच से क्या लेना देना। मैं इसको एकदम से एकदम अन्यथा मानूंगा। ट्रांसफर पोस्टिंग बुंदेलखंड का लड़का जाके पीलीभीत में जांच कर सकता है, मैं बता देता बलिया का लड़का गाजियाबाद में जा सकता है। इसका आधार बता देता हूं। इसमें अगर कोई विवेचना प्रचलित है, अगर कोई विवेचना प्रचलित है जो कि पहले दिन से कोई विवेचना कर रहा है और अचानक आप उसको बीच से हटा देते हैं अगर, तो क्या वो विवेचना प्रभावित नहीं होती है? अरे विवेक जी, आपने ये भी देखा होगा कि एक जिले से विवेचना दूसरे जिले में जाती है। नहीं, विवेचना का ट्रांसफर होना पूरा मैं वही ला रहा हूँ। विवेचना का ट्रांसफर होना, पूरे तथ्यों के साथ विवेचना का ट्रांसफर होना और विवेचना को बाधित करना, दो अलग बातें हैं। हाँ, दो अलग बातें हैं। अगर कोई स्पष्ट विवेचना कर रहा है और वो पहले दिन से केस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और अचानक अगर उसको बीच से हटा दिया जाए किसी भी केस से, तो क्या विवेचना प्रभावित नहीं होगी? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मैं यही बात इसी बात को कह रहा था। बुंदेलखंड का लड़का जाके बलिया में जांच नहीं कर, वो बॉर्डर स्कीम की बात थी, आप समझ नहीं पाए फिर उस बात को, क्योंकि चूंकि टेक्निकल इशू, ये टेक्निकल मैनेजमेंट का मामला है। बॉर्डर स्कीम की बात मैं कर रहा था। जुडिशरी सिस्टम पर सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। दिल्ली की बात कर लीजिए, राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक महिला थी, उसके साथ में उसके कुछ दोस्त थे, और इस बात का जिक्र करना जरूरी है शायद, क्योंकि जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं जुडिशरी सिस्टम पर। हौज खास की बात है, ये एक महिला जाती है, नशे में होती है, और उसके बाद उसी में से एक साथी होता है उसका, वो अपने साथ उसको ले जाता है, कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद चली जाना। वो महिला चली जाती है, उस पर भी कोर्ट ये कहता है कि गलती तो सिर्फ महिला की है यहां पर, भाई क्यों वो उसके साथ चली गई, और उसके बाद जो कुछ नहीं होता है, सारा जो ब्लेम है उस महिला पर थोप दिया जाता है। तो लगातार इस तरीके से जो जुडिशरी सिस्टम पर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। चाहे 10 अगस्त 2022 की बिल्किस बानो केस की बात कर लीजिए, 11 आरोपी जो होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, और कैसे इतना स्वागत होता है उनका, मिठाइयां बांटी जाती हैं, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होता है। फिर 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह फैसला गलत था। तो क्या ये सवाल उठने लाजमी नहीं है? मोमेन जी, आप ही जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, सवाल उठना लाजमी है। मैं आपके हौज खास वाली घटना पे या बिल्किस बानो पे, पहले मैं आपकी इस पे जवाब दूं आपको। बोलिए। मैं बिल्किस बानो की, ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद चीजें थोड़ी सी स्थायी हो गई, लेकिन बिल्किस बानो वाले कांड में जो हुआ, जो ढोल नगाड़े वाले, उसकी बहुत, यानी कि आपको उसकी प्रशंसा कहीं नहीं करनी चाहिए, उसकी जितनी निंदा हो आपको करनी चाहिए, मैं उसका निंदा करता हूं। लेकिन जब कभी इस तरह के तथ्यों में जब आप जांच में देरी करेंगे तो इस तरह की चीजें बीच में आ जाएंगी। आप 10 साल 11 साल 12 साल क्यों करते हैं? आप ट्रायल कोर्ट करिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाइए। बड़ी लड़ाई जो लड़ी जाती है, आप इसके लिए इतना लंबा समय क्यों लेते हैं? 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, आज भी किस तरीके से जो लड़ाई है वो जारी है। आज भी वो 3 महिलाएं बैठी हुई है, किस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। और विकास पांडे जी, आपसे जवाब देना चाहूंगी, आपने अभी इससे पहले कहा कि सरकार साथ में है, लेकिन सरकार साथ में है तो कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है इनके साथ में? उल्टा पुलिस प्रशासन जरूर नजर आता है, और कैसे नजर आया वो आपने भी देखा। साथ में है तो साथ में नजर आना भी जरूरी है ना, वो तो नजर नहीं आ रहा है उनकी लड़ाई में। बिल्कुल, देखिए, जहां तक रही सरकार साथ में है या प्रशासन साथ में, पहली चीज मैंने आपसे कहा था कि क्या वो प्रदर्शन किसी व्यक्ति के खिलाफ था या किसी ऐसी संस्था के खिलाफ जिसके खिलाफ किसी को आप दोषी मान सकते हैं। वो हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन था, और मुझे लगता है कि उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल थे कि आप जाकर के उच्च सर्वोच्च न्यायालय में उसके लिए अपील कर सकते थे। और सरकार साथ में ऐसे है कि सीबीआई ने स्पष्ट कह दिया है कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उस निर्णय को हम सस्पेंड कराएंगे। दूसरी चीज, जब लोअर कोर्ट से पिताजी की हत्या में इन्हीं कुलदीप सेंगर को 10 वर्ष की कारावास की सजा हुई, उस पर भी सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा था। सरकार की तरफ से वकीलों ने लड़ाई लड़ी थी, मैं विवेक जी को बताऊंगा। और यही स्थिति जब
उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट में उस निर्णय के खिलाफ कुलदीप सेंगर गए, वहां भी सरकारी वकील ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया और कुलदीप सेंगर की अपील खारिज की गई। अब देखिए तमाम सी ऐसी चीजें आती हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात की, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पीड़ित को जो परिवार ये क्यों कह रहा है कि सेंगर को संरक्षण मिल रहा है? अगर आप इतना ही नहीं। साथ में हैं तो इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों वो फालतू में दे रहे हैं क्या? नहीं, देखिए संरक्षण मिल रहा है तो संरक्षण, मुझे लगता है कि संरक्षण अगर मिलता होता तो सरकार सीबीआई की सिफारिश नहीं करती, उत्तर प्रदेश की सरकार, और सीबीआई इस केस में ये नहीं कहती कि हम आगे जाकर के अपील करेंगे। तो ऐसा नहीं है, कहीं से भी संरक्षण नहीं मिल रहा है। अब कितने किन नेता परिस्थितियों मंत्रियों में ने मुलाकात कर ली है पीड़ित सरकार ने परिवार स्वेच्छा से किया था क्या पीड़ित सीबीआई की से? संस्तुति को? विकास जी, कितने लोगों ने मुलाकात की है? नहीं, मुलाकात करने का विषय जहां आएगा वहां मुलाकात की जाएगी। अकेले जहां दिल्ली की मुलाकात- सड़कों पर 3 महिलाएं बैठ के प्रदर्शन कर रही हैं, उस पर इतनी आपत्ति हो गई, अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं, बस वो शायद हक सिर्फ आपने एक ही को दे रखा है। राजनीति देखिए, में ऐसा- सिर्फ हक है प्रदर्शन करने का, क्योंकि हम उसी में देखते हैं प्रदर्शनों की तस्वीरें। उसके अलावा तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, भाई, एक सवाल लॉ आपके एंड ऑर्डर सामने नहीं, है। उस पे उठा के रख लेंगे विकास आप। भाई, आपकी भाजपा की सरकार उत्तराखंड में भी है, वहां पे अंकिता भंडारी का एक प्रकरण चल रहा है जिसमें कि पूर्व विधायक जो हैं उनकी धर्मपत्नी उर्मिला सुरेश राठौर जी लगातार जो भी क्लिप्स वायरल कर रही हैं, और उसमें जिस तरह से आपके एक बड़े नेता, 2 बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, आज एक लेटर जारी किया गया है, भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत कुमार जी ने जारी किया है, जिसमें कि जो इन खबरों को कवर करने वाले यूट्यूबर्स और चैनल्स हैं उनको क्रिमिनल एक्टिविस्ट बता दिया गया है, और उनके खिलाफ ये जो मुझे लगता है नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने जारी किया, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को और सेक्रेटरीट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को लेटर लिखा गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं ये सवाल पूछूंगा कि अब इस देश में क्या लोकतंत्र को कवर करने वाला जो चौथा स्तंभ मीडिया, अगर वो खबर कवर कर रहा है, सिर्फ खबर कवर कर रहा है, उसने कोई डिसीजन नहीं दिया है, और ये जो रिकॉर्डिंग्स वायरल है अंकिता भंडारी के मामले में, ये आपके विधायक की पत्नी ही वायरल कर रही है, तो उसमें वो यूट्यूबर्स और चैनल्स जो हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास क्यों हो रहा है भाई? नहीं, यूट्यूबर्स सवाल तो उठेगा ना। बोलिए विकास जी, जवाब दे दीजिए। पहली बात, दुष्यंत कुमार जी शायद भारतीय जनता पार्टी से जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता हैं उनकी अगर आप बात कर रहे हैं, तो उनका लेटर लिखने का क्या मंतव्य होगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति हैं, तो वो सरकार से केवल कह ही सकते हैं कि उनके। और दूसरी बात, अगर यूट्यूबर्स के खिलाफ पत्र लिखा गया है तो निश्चित तौर पर ये भी मान लीजिए कि कुछ ना कुछ सस्पेक्टिंग जरूर मिला होगा। नहीं, एक आरोप, अगर आरोप किसी पे लग रहे हैं तो वो कैसे तय करेगा कि वो आरोपी है कि नहीं? ये तो जांच और तथ्यों का विषय हो गया ना। उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी क्या है? अगर कोई रिकॉर्डिंग इस तरह की वायरल हो रही है तो वो कम से कम एक एफआईआर करे, भले उर्मिला जी पे करे, चाहे विधायक जी की धर्मपत्नी पे करे, चाहे उन पे करे, लेकिन तथ्यों की जांच तो होनी चाहिए ना। रिकॉर्डिंग का कम से कम फॉरेंसिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग ओरिजिनल है कि कहीं ऐसा ना हो कि फैब्रिकेटेड है। लेकिन ये जो लीगल कंप्लायंसेस का पार्ट है, इसको करने की जगह उत्तराखंड सरकार पत्रकार और यूट्यूबर्स को टारगेट कर रही है, इसका क्या आशय है? अब क्या लोकतंत्र में कोई आवाज भी नहीं उठा सकता? लोकतंत्र को लोग खबरें दिखाना बंद कर दें, खबरें वही प्रसारित होंगी जो भाजपा के मुख्यालय से निकलेंगी। जी देखिए, लोकतंत्र में तो प्रदर्शन करने पर भी अब शायद थोड़े दिनों में ये भी सवाल तो मैंने पहले उठाया कि क्या प्रदर्शन, क्या शांतिपूर्ण धरना संवैधानिक अधिकार नहीं है? पर भी शायद प्रतिबंध लग जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर कल को ये खबर सामने आ गई तो। विकास जी बोलिए। जी, किस विषय पे बोलूं? विवेक जी इतने सवाल रख दिया, आप बोल रहे हैं किस विषय में बोलूं? नहीं, विवेक जी ने जो सवाल रख दिया है वो सवाल अंकिता भंडारी को लेके दिया है, और उसमें जो रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है, रिकॉर्डिंग के तथ्यों पर कोई अगर आपत्ति दर्ज कराएगा, कोई शिकायत दर्ज कराएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब दूसरी चीज यहाँ पर भौमेन जी, मेरा ये सवाल कि क्या लगता है जमीनी स्तर पर काम करना कितना जरूरी है? अभी उत्तराखंड की बात विवेक जी कर रहे थे, जिस तरीके से उसकी जो शुरुआत देखी गई, कैसे कहा जाता था कि होटल में वहां पर जो बाहर से गेस्ट आते थे वो ये कहते थे कि हमें स्पेशल सर्विसेज चाहिए, क्या वाकई इन पर जांच बैठाई गई? देखा गया कि कितने बड़े बड़े होटल से कौन सी स्पेशल सर्विसेज वहां पर चलती है? अगर मना कर दिया तो फिर तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा? तमाम ऐसे केसेस वो तो बाद में होता है, लेकिन जो उनकी जड़ होती है, जो उनकी रूट्स होती है, जो उनकी शुरुआत जहां से होती है, कितनी जांच बैठ गई इस पर? उत्तराखंड अंकिता भंडारी केस में जो ऑडियो वायरल हो रहा है, सबसे पहले तो सुरेश राठौर जी ने कहा कि वो हमारी पत्नी ही नहीं है, वो कथित पत्नी, उन्होंने अपनी पत्नी को ही कथित बता दिया। लेकिन आपने सवाल ये किया है कि रूट पे जांच होनी चाहिए। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई उत्तराखंड के लिए। कहा जाता है सूरज अस्त पहाड़ी मस्त।
अब पहाड़ी मस्त होने का क्या मतलब आ रहा है? वहां पहाड़ी मस्त होने का मतलब हर तरह से वहां के लोग, यहां से लोग, हरियाणा दिल्ली के बहुत सारे लोग हर शनिवार रविवार को उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। क्यों जाते हैं आप भी जानती हैं। आप महिला हैं, मैं क्या नाम है टीवी पे ये कहना पसंद नहीं करूंगा। रही बात आपने कहा जांच की, वहां सरकार ने कहा कि हम हर घर में होम स्टे चलाएंगे। होम स्टे चलाने का क्या मतलब? आपने जांच के लिए होम स्टे चलाने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जांच के लिए हमारे पास कोई और वो सुविधाएं, कोई मशीनरी एक्टिव नहीं रहेगी। आप जानो, जो करना है आप करो। ये भारत की विडंबना है। इस पे ये सवाल, आपके इस सवाल का मैं आपका समर्थन करूंगा। ये जांच होनी चाहिए और इस पे रोक लगना चाहिए। यदि आप होम स्टे की बात कर रहे हैं तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, यदि आप इतनी पुलिस आपके पास नहीं है कि आप सीसीटीवी, सबकी सीसीटीवी खंगाल सकें। आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि आप एक एक जगह नजर रख सकें। मैं ये मानूंगा, लेकिन तब भी यदि आप जिसको होम स्टे के लिए दे रहे हैं, आप उसकी तो जांच कर लीजिए। होम स्टे कराने वाला कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका चाल कैसा है, उसकी समाज में क्या नाम है पहचान है, उसको लोग क्या जानते हैं। वहां की स्थिति यह है कि लोग शाम होती है दारू पीते हैं और बाकी उसी दारू के बहाने सारे मौज मस्ती के साजो सामान इकट्ठा किए जाते हैं। ये है वहां का स्थिति। अब इस तरह अंकिता भंडारी जैसे कई केस हुए हैं। आपको ये केस वायरल हो गया, इसलिए वायरल हो गया कि इसमें एक विधायक का नाम आया है। इसमें अभी विवेक जी ने कहा ना, यूट्यूबर्स यदि ना आए होते तो ये केस एकदम से ना उठता, लेकिन इसमें कुछ यूट्यूबर्स आ गए जिन्होंने इस केस को उठा दिया, नहीं तो ये केस भी दब जाता। और उत्तराखंड में पुलिस, अरे वहां तो पटवारी पुलिस से ज्यादा प्रभावी है। वहां लोग पुलिस से नहीं डरते, पटवारी से डरते हैं। लोग कहते हैं पुलिस क्या होती है, पटवारी यदि बोल दिया तो लोग डरते हैं। वहां की स्थिति उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी अलग है। वहां के लोग पुलिस से नहीं डरते हैं। ठीक है विवेक जी, मेरा ये सवाल कि देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर काफी ज्यादा बातें रख रही है, काफी ज्यादा विरोध इस पर दर्ज करा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी ये सवाल सामने आ रहा है कि भाई ये दिक्कत किस लिए है? क्या पहले ये क्लियर कर ले समाजवादी पार्टी की जुडिशरी सिस्टम से दिक्कत है या फिर सरकार से दिक्कत है? क्या लगता है सेंगर को सपोर्ट करने का काम क्या सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा था? देखिए, सेंगर को तो सपोर्ट सरकार ने उसी दिन कर दिया था जब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री इस केस में हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर सभी केसों में तो इंटरप्शन करता नहीं है और ना ही उसका दखल होता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई इसका मतलब कि सरकार कहीं ना कहीं इस केस को ढीला रवैया लेके चल रही थी। और उससे बड़ी बात पे मैं कहूंगा, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा और भाजपा के घटक दल जिस तरह से असंवेदनशीलता लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग मंचों पे दिखा रहे हैं, महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति स्वयं इनको कटघरे में खड़ी करने के लिए स्पष्ट है कि नैतिक चरित्र का पतन जिस तरह से भाजपा का हो रहा है, क्या वास्तव में आज भारत की राजनीति में ऐसे चरित्र की आवश्यकता है? क्या भारत, जिसको कि सांस्कृतिक राष्ट्र कहा जाता था, जहाँ पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है, जहाँ पे महिलाओं को पूजा जाता है, जहाँ पे कि महिला जो हमारी पीछे की जो योद्धाएं नहीं हैं उनके स्मृति स्मारक और उनके प्रतीक चिन्हों को आज भी याद किया जाता है, क्या ऐसे देश में महिलाओं के प्रति जो भाजपा अपना नैतिक चरित्र का पतन दिखा रही है या दर्शाने का प्रयास कर रही है उसको भारत स्वीकार करेगा? विवेक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह तो रही है कि भाई जितना सम्मान हमने महिलाओं का किया है उतना तो किसी पार्टी ने नहीं किया है। पहले कैसे पूर्वी सरकारों में कैसे रात के 12 बजे तक महिलाएं तो छोड़ दीजिए, 8 बजे के बाद ही नहीं नजर आती थी। आज देखिए कैसे रात के 12 हो चाहे पूरी रात घूम सकती है आराम से निडर होके। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसी और सरकार ने नहीं दिया। बिल्कुल, मैं इस पे भी आ जाता हूँ। जिस प्रदेश में, जहाँ आप लखनऊ में बैठी है ना, यहाँ पे महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है। गंज में हजरतगंज थाने की शायद मुझे लगता है खबर आई थी, लेकिन उस खबर को इतना शांति से कवर अप कर दिया गया, जहाँ पे कि एक महिला दरोगा या कांस्टेबल थी, उसके ऊपर हमला हो गया था। इसी तरह की घटना कानपुर में सामने आई थी। तो ठीक है, ये एक छिटपुट घटना ये बता करके इस पल्ला झाड़ लेंगे कि हम तो कार्रवाई करते हैं, हम तो गोली मारते हैं सीधे, हम तो एनकाउंटर कर देते हैं, इतने एनकाउंटर हुए। एनकाउंटर से अगर आप कानून व्यवस्था को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आईपीसी सीआरपीसी में सारे प्रावधान हटा करके सीधे एनकाउंटर लिख दीजिए। क्यों हम कोर्टों में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं? क्यों वकील वहां जाकर के दिन भर मेहनत कर रहा है? भाई एनकाउंटर ही अगर न्याय का कारक है तो मुझे लगता है कि ये जो जितनी लीगल प्रोसीडिंग है सबको बंद करके सीधे एनकाउंटर करते ना। तो अगर ये एनकाउंटर होता तो फिर मुझे लगता है जिस मैटर पे हम बैठे हैं डिस्कशन करने के लिए ये मैटर भी नहीं होता, एनकाउंटर हो चुका होता। लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच के साथ अगर आप एनकाउंटर कर रहे हैं तो इसको न्याय व्यवस्था का पार्ट नहीं माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर वहीं लेके आऊंगा आपको कि जिस तरह के दृश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अगर बहुत सुरक्षित है, महिलाएं 12 बजे रात के बाद भी सुरक्षित हैं, तो एनसीआरबी का आंकड़ा इसके विरोध में क्यों है? क्या एनसीआरबी जो संस्था है केंद्र सरकार की
वो भारत सरकार के विरोध में कार्य कर रही है। हम तो स्पष्ट रूप से कहेंगे, और घटनाओं का विवरण अगर देखना है तो बोलिए एफआईआर खोलना शुरू करते हैं। फिर अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो जो महिलाओं को लेकर के अपराधों के मामले कोर्टों में चल रहे हैं वो क्या फर्जी हैं? भाई दावों से नहीं होता ना, तथ्यात्मक रूप से आपको आना पड़ेगा, आंकड़ों पे भी, और आंकड़ों के साथ तथ्यों पे भी आना पड़ेगा, सबूतों पे भी आना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का दृश्य बार बार सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं को कटघरे में, मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रही है कि जब किसी महिला के साथ कोई भी इस तरह का असामाजिक कृत्य या व्यवहार हो रहा है तो एनडीए के घटक दल जो सरकार में है, सत्ता में है, वो इस तरह की ठिठोली हंसी हंस रहे हैं। आप एक महिला की लाचारी को, बेबसी को राजनीतिक हाथ से बनाएंगे और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। हम जैसे लोग बैठ के मंचों पे इस पे बहस कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि नैतिक चरित्र का पतन भाजपा का है और भाजपा को इसको स्वयं समझना चाहिए, क्योंकि कोई किसी को देखे समझा तो सकता नहीं है। अब कोई जीवन गुट्टी तो है नहीं कि हम ले जाके भाजपा वालों को पिला दें और उनके अंदर एक संस्कार और नैतिक चरित्र का वो आ जाएगा, मतलब भाव आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दलों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इस तरह की राजनीति की परिपाटी को हम पोषित कर रहे हैं, अगर इस तरह की परिपाटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस देश में, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत के पतन की ओर हम बढ़ रहे हैं। इससे भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। इस बात को समझना पड़ेगा इस देश को। विकास जी क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत गौर से अपने साथी को सुन रहा था, और एक कहावत है हमारे यहाँ, 100 सूए खा करके बिल्ली आज को चली। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथी को एक बार जरा गिरेबान में झांक लेना चाहिए। गायत्री प्रजापति को अपने ही गायत्री प्रजापति के मामले में जिसने आरोप लगाया वो मुकर गई थी। गायत्री प्रजापति के मामले में, गायत्री प्रजापति के मामले में आरोप लगाने वाली पलट गई थी। इस बात को याद रखिएगा, वो स्वयं पलट गई थी कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उससे झूठी एफआईआर कराई थी। ये हमेशा भाजपा के लोग नहीं जानते, बिना पढ़े लिखे चले आते हैं और मंचों पे बैठ के ढोल पीटते हैं। अपनी जिम्मेदारी तय करने की जगह ये गायत्री प्रजापति का नाम लेके केवल विपक्ष को साधने का प्रयास करते हैं, जबकि गायत्री प्रजापति के मामले में वो जिसने आरोप लगाया था वो महिला स्वयं पलट गई थी। ये तथ्य इनको नहीं पता, ये कानून के मुद्दों पे चर्चा करने बैठे हैं, केस का तथ्य का कुछ पता नहीं है। इनकी पार्टी के लोग आज महिला के सम्मान को लेकर के ठिठोली हंसी हंस रहे हैं, ये उसको नकार रहे हैं, और विकास पांडे जैसे लोग इस पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत दुखद है। हिम्मत नहीं है आपको कि मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी किस पार्टी को बढ़ावा दे रहे थे मुरादाबाद में? सर जरा बताइए। अटल बिहारी जी क्या किस पार्टी को बढ़ावा दे रहे थे? चलिए आइए बात हो जाए। अटल बिहारी जी ने क्या कहा था सदन में? अटल बिहारी जी ने सदन में क्या कहा था? अटल बिहारी जी ने सदन में क्या कहा था? बताइए। आप उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं ना, आप उनका प्रेरणा स्थल पे आपने मूर्ति लगवाई है, बताइए उन्होंने क्या कहा था सदन में? आइए विकास पांडे बात हो जाए, आइए बात हो जाए, जरा समाजवादी पार्टी पे बात हो जाए और अटल बिहारी जी पे भी बात हो जाए, भाजपा पे भी। बताइए सदन में क्या कहा था, बताइए सदन में क्या कहा था, किसका जीवन चरित्र क्या था? चलिए आज चर्चा हो जाए, चलिए आज चर्चा हो जाए। आज चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज राजनीतिक अस्तित्व के पीछे छुपे हुए इस तरह के प्रवक्ता अपनी जिम्मेदारी नहीं तय कर रहे हैं। ये इतिहास की बातें उखाड़ेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। विकास जी, जब ये सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि महिला सम्मान के बारे में जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी ने की है, शायद उतनी किसी और ने की होगी, और ये आप खुद कबूलते हैं, लेकिन जब सवाल रखे जाते हैं, जब उन आरोपियों के बारे में पूछा जाता है, जब उन एनकाउंटर्स के बारे में पूछा जाता है, जब उन बुलडोजर के बारे में पूछा जाता है, तब सिर्फ और सिर्फ गायत्री प्रजापति का ही नाम आ जाता है सामने। मैं एक गायत्री प्रजापति नहीं बता रहा हूं इसमें प्रिया जी, और मेरा निवेदन है कि मुझे 2 मिनट केवल सुन लें। मैं बड़ी गंभीरता से इस विषय को ले रहा हूं, जुड़ा हुआ विषय था, और मेरे साथ रोटियां सेकने की काम कर रहे थे, राजनीतिक रोटियां सेकने की काम कर रहे थे। यही समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। और ये एक बात नहीं है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जब मुरादाबाद में ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है तो क्या उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाए, तो किसे बढ़ावा दे रहे थे मुलायम सिंह यादव जी? कभी पूछा आपने? नहीं पूछा। पूछने की हिम्मत है? अविवाहित हूं लेकिन कुंवारा नहीं हूं, किसने कहा था? अविवाहित हूं लेकिन कुंवारा नहीं हूं। जितना चरित्र से गिरेंगे आप, उससे ज्यादा मैं आपको गिराऊंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे स्वर्गीय नेता के लिए अगर कोई भी शब्द इन्होंने कहा तो मैं इनको इनकी परिपाटी पे ही खड़ा कर दूंगा। इस्तेया जी, मैं इनको बोल दीजिए मर्यादा की लकीर लाएंगे, मैं भी लाना जानता हूँ। हर विषय पर राजनीतिक रोटियां सेकनी अच्छी बात नहीं होती है, खासतौर पर जब मुद्दे इस तरीके से हो। यही बता रहा था
महीने मैंने बहुत गंभीरता से सुना प्रिया जी, लेकिन जब ये राजनीतिक रोटियां सेकते सेकते एक सीमा लांग गए तब विकास जी हर बात पर मेरा फिर से वही जवाब है, हर बात पर आप इतिहास के पन्ने पलटने लगते हैं। हर विषय पर इतिहास के पन्ने पलटना ठीक बात नहीं है, और खास तौर पर जब मुद्दा इतना ज्यादा सेंसिटिव हो, इतना ज्यादा गंभीर हो। महिलाएं सिर्फ क्या वोट बैंक के लिए ही है क्या मात्र? आप कह रहे कि हम इनके साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में, अगर साथ में है तो वो कहां है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हम सबको? देश की जनता क्यों नहीं देख पा रही है? अगर पीड़िता के साथ हम नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट, पीड़ित परिवार खुद ये बात कह रहा है। विकास जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे उनको टांग के लेकर जा रही है पुलिस, उठा के लेकर जा रही है? ये तस्वीरें क्या आपने देखी नहीं है क्या? रोंगटे खड़े कर देंगी ये तस्वीरें। अगर अपनी आवाज को कोई रख रहा है, उसको भी दबाने, उसको भी कुचलने का काम कर रही है प्रशासन। और अगर है तो भाई नजर आइए ना, जरूरी है नजर आना। आप कह रहे हैं कि जब मिलने को मौका मिलेगा तब मिल भी लिया जाएगा, अभी कोई ऐसी जरूरत तो दिखाई नहीं दे रही है मिलने की। बोलिए विकास जी। देखिए, जहां तक पीड़िता की बात है, मैंने फिर कहा आपसे कि निश्चित तौर पर जिन नेताओं ने जो भी आपने स्टेटमेंट चलाए हैं, मैंने उसकी कठोरतम से कठोरतम निंदा की। और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीतिक रोटियां अगर सेकने की बात आएगी तो उन लोगों को आईना दिखाया जाएगा जिन्होंने कन्नौज के राजनीतिक रोटियां ना सेक रहे होते ना विकास जी, इतिहास के पन्ने ना पलट रहे होते आज इस टॉपिक पे। के अलावा मैं वर्तमान पे आ गया तो गायत्री प्रजापति की बात ना कर रहे होते आप यहाँ पर बैठ कर, आप इस पर जवाब दे रहे होते। आप ठीक है, महिला सम्मान का जो नारा देते थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर भी बात कर रहे होते। आज पीड़िता के साथ है, लेकिन कहां साथ है वो नजर नहीं आ रहा है किसी को। ठीक है, चर्चा को पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भावेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, उन्नाव रेप केस का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से जो पीड़ित महिला थी, उसकी माँ और समाज सेविका जो साथ में उनके थी, और किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही थी। उसके बाद कैसे प्रशासन की बर्बरता देखने को मिली, पुलिस की बर्बरता देखने को मिली, कैसे वहां से उनको हटाया गया, कैसे उनको धक्के मारे गए, वो भी देखा। और दूसरी तरफ देखिए, तमाम तरह के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सीधे तौर पर जो सेंगर है उसको सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं देने का काम कर रही है, संरक्षण। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये साफ तौर पर गलत है, इसको बेबुनियादी बातें बता रही है, और कह रही है कि हम पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन अगर साथ है तो बड़ा सवाल ये कि वो नजर क्यों नहीं आ रहा है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।